नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इस समय। लगभग हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का आधा पोर्शन कवर कर लिया है। अभी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ विचार करेंगे। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इस समय जो 3D में हम पढ़ रहे हैं वो प्लेन पढ़ रहे हैं। और आज का जो इनिशियल टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। अब 2 प्लेन दिए हुए हैं बच्चों, उन 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बेसिकली मुझे चाहिए। क्लियर है? आराम से निकल जाएगी। जब 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर, उसका लोकस क्या होगा? उसका लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जब 2 प्लेन आपस में टकराएंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस किस चीज पर रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए मुझे 11th क्लास में जाना पड़ेगा। 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। एक स्ट्रेट लाइन थी बच्चों, देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी थी a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। इस लाइन को मैंने L1 और इसको L2 बोला था। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी लैम्डा a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। ये बेसिकली उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी जो L1 और L2 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। L1 पहली लाइन है, L2 बच्चों दूसरी लाइन। सेम इसी ढंग से हमें प्लेन में आना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमारे प्लेन लिखे हैं a1x प्लस b1 वाई प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है बच्चों a2x प्लस b2 वाई प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पॉइंट दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन सिंपल। अगर मैं इसे P1 इसको P2 बोल दूं तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यही मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है साहब। ये जो लैम्डा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लैम्डा कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा? तो बच्चों, लैम्डा यहाँ पे एक पैरामीटर है। लैम्डा क्या है बच्चों यहाँ पे? लैम्डा यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि तीसरी कंडीशन से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 से जब पास कराएंगे, एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 रखेंगे, तो उन कंडीशंस में क्या होगा? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा ही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग वेरियस फॉर्म आपको मिलेगी, यानी कि वेरियस कंडीशन मिलेगी। ठीक है साहब। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालनी है प्लेन की इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। पहला प्लेन है r डॉट n1 इक्वल टू q1 एंड दूसरा है r डॉट n2 इक्वल टू q2। तो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या है? r डॉट n1 माइनस q1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस q2 इक्वल टू 0। फिर वही, ये प्लेन आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। इस ढंग से यहाँ पे हम लैम्डा निकालेंगे। कोई हमें तीसरी कंडीशन जो गिवन होगी, और लैम्डा निकलने के बाद उसे उठा के यहाँ रखेंगे, तो आपको 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है साहब? तो नोट करिए, इस पे बेस 1-2 प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूं, करिएगा नोट। चलिए बच्चों, देखिएगा। यस, क्या है साहब? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 एंड r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। ठीक है साहब। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 213 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 213। सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, भाई एक प्लेन ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन क्या हो जाएगा भाई, r डॉट दिस प्लस लैम्डा r डॉट दिस माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। अब ये चूंकि वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन पूछ रहा है, अगर वेक्टर फॉर्म का जिक्र नहीं करता, सिंपल पूछता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे r की जगह xi प्लस yj प्लस zk लिख के इसको कार्टेशियन फॉर्म में ब्रेक कर लेते, और कार्टेशियन फॉर्म में तो बहुत इजी हो जाता, आप जानते हो। एनीवे, अब ये पॉइंट 213 से पास हो रहा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 2i प्लस j प्लस 3k हो गया कि नहीं। तो अब इक्वेशन 1 को किससे पास कराना है, 2i प्लस j प्लस 3k से, यानी कि r की जगह पर ये वेक्टर लिखना है। तो लिखिए 2i प्लस j प्लस 3k, इधर भी r डॉट r की जगह दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए i डॉट i यानी कि 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 3 यानी कि माइनस 9, और ये माइनस 7 5 प्लस लैम्डा 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 5, और 3 इंटू 3 9, और माइनस ये वाला 9 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। इस लैम्डा को उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रखा, अब ये 9 से इधर मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या आया, 9r डॉट दिस माइनस 63। इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो 9 इधर आ गया, और एक है 9 इंटू 7 63 जाएगा, प्लस 10 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, r डॉट ये लिख दिया, और 10 इंटू 9 यानी कि माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये r डॉट 89 प्लस 18j माइनस 27k प्लस r डॉट 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20i प्लस 50j प्लस 30k, 63 और 90 153 उधर जाके प्लस हो जाएंगे। बोलो जल्दी से। अब ध्यान से देखना, ये r डॉट दिस प्लस r डॉट दिस, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, r डॉट दोनों को i के कोफिशिएंट i में j के j में जोड़ दूंगा कि नहीं। ऐसा करने से मेरे पास आया है r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। इसको कैसे जोड़ा बच्चों, मैंने ध्यान से देखिए, कोई संख्या आपके पास लिखी है r डॉट n1 प्लस r डॉट n2, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, r डॉट n1 प्लस n2 कर सकता हूं कि नहीं। तो मैंने यही करा है, ये देखिए r डॉट दिस और r डॉट दिस, तो r डॉट पूरा दिस प्लस दिस किया। बोलो, तो ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई बच्चों, ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, जो इन दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और साथ में पॉइंट 213 से भी पास हो रही है। क्लियर है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म में देख लीजिएगा। क्या है साहब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। यानी कि हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, पहले दो प्लेन हमारे ये गिवन है, इसको मैं P1 और इसको P2 अगर बोल दूं तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन यानी कि P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब इसमें x कोफिशिएंट x कॉमन लेके कोफिशिएंट 2 प्लस 5 लैम्डा, फिर y कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 लैम्डा, फिर z कॉमन ले लिया माइनस 1 प्लस ये 4 लैम्डा, और ये आपका इधर माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है ये बच्चों वो इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है साहब। अब सवाल ये है कि लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है, लैम्डा को कैसे फाइंड आउट करें। मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि लैम्डा के लिए आपको तीसरी कंडीशन जरूर गिवन होगी प्रॉब्लम में। जैसे पिछली बार लैम्डा के लिए, इससे पहली वाली प्रॉब्लम में
213 से पास कराया था उसने प्लेन को, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन को कराया था ना, वहां से लैम्डा मिला था। यहाँ क्या कहा इस वहां से ने कि ये जो इक्वेशन 1 है, जो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन आया है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो भैया अगर ये इक्वेशन 1 यानी कि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ये तो हो गया प्लेन और ये हो गई लाइन, तो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हो गए बोलो। तो ये जो मैंने प्लेन लिखा है, ये जो इनके कोफिशिएंट है ए बी सी, ये किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे? इस नॉर्मल के, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ये आ गए। और भैया लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 4 5। तो ये जो लाइन है और ये प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, इनके दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 बताया था कि नहीं? बस वही करिए, दिस इंटू 2 प्लस दिस इंटू 4 प्लस दिस इंटू 5 इक्वल टू 0। यहां से ऐसा करके लैम्डा की वैल्यू -1/6 आई। अब इस लैम्डा को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। तो आपको 1 में रखने के बाद जो इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करके 7x प्लस 9y माइनस 10z माइनस 27 इक्वल टू 0। ये बच्चों वो इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। करिएगा नोट इसे। चलिएगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पढ़े। आइए बच्चों, ये मान लीजिए आपका एक प्लेन है ये, ठीक। इस प्लेन पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। इसी पे कोई एक पॉइंट ले लिया आपने जिसका पोजीशन वेक्टर है R। सुन लीजिए, एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन 3 पॉइंट A B C से पास हो रहा है, जिसके पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 गिवन है, ठीक। इसी प्लेन पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? P, जिसका पोजीशन वेक्टर है R। तीनों ही पॉइंट नॉन कोलिनियर है। क्लियर है बच्चों? तो अब आइए, अगर A B C और P ये इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो बच्चों वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AP तीनों कोप्लानर होंगे कि नहीं होंगे? वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AP तीनों कोप्लानर होंगे। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं तो भाई AP डॉट AB क्रॉस AC शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? 3 वेक्टर हैं A B C, तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, तो इनकी डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि A B C शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? आपको ध्यान है बच्चों, हमने वेक्टर की जब ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था जो वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी? ध्यान है आपको? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती थी। वहां हमने बताया था कि अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लानर हैं, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। आप वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट में वापस जाइए, उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बात क्लियर हुई क्या? अगर आपके 3 वेक्टर कोप्लानर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उसका भी लॉजिक है। देखो इधर, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। बच्चों ध्यान से देखिए, ये B क्रॉस C क्या है? B क्रॉस C ये हुआ ना जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर है।
बोलो। अब खुद देखिए बी क्रॉस सी और ए ये आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो अगर ए इंटू बी क्रॉस सी ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं हम कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है किसी वेक्टर में तो वो तभी होगी जब तीनों वो कोप्लानर हो। क्लियर है? तो आप इसको कोप्लानर कर दीजिए। अब ए पी कितना हो गया, आर माइनस आर वन डॉट ए बी कितना हो जाएगा, आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए। ए पी को क्या लिख दूंगा मैं, ओ पी माइनस ओ ए डॉट ए बी को ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए, हाँ या ना, इक्वल टू जीरो। तो आर माइनस आर वन डॉट आर टू माइनस आर वन क्रॉस आर थ्री माइनस आर वन इज इक्वल टू जीरो। आ गया कि नहीं वही चीज? जल्दी बोलो। तो भाई अगर मुझे किन्हीं 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो सिंपली कोप्लानरिटी का कंडीशन हम लगा देंगे। अब अगर इसी की कार्टेशियन तो हो गई वेक्टर फॉर्म, अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो बच्चों तो ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट ए कितना हो जाएगा, x1 बाई वन जेड वन, बी कितना हो जाएगा x2 बाई टू जेड टू, सी कितना हो जाएगा x3 बाई थ्री जेड थ्री, और ये कितना हो जाएगा p x बाई जेड। चलिए रखिए r की जगह एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, r1 की जगह x1 आई बाई वन जे जेड वन के, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक ऐसे r2 माइनस आर वन क्रॉस r3 माइनस आर वन शुड बी इक्वल टू जीरो। जल्दी बोलो बच्चों, हो सकता है? तो फाइनली क्या फॉर्म आएगी, x माइनस एक्स वन बाई माइनस बाई वन जेड माइनस जेड वन, और ये r2 माइनस आर वन यानी कि x2 माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन जेड टू माइनस जेड वन, और ये r3 माइनस आर वन x3 माइनस एक्स वन बाई थ्री माइनस बाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। बट बच्चों इसको डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 4 नंबर में अगर प्रॉब्लम आई और आपने सीधे वैल्यू रख दी इनकी और ये प्रॉब्लम कर दी तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसको इसी ढंग से करिएगा पहले, ठीक है कि नहीं? वही वेक्टर आर लिखिए, फिर r1 r2 r3 ढंग से इस फॉर्मूले में रख के और तब आप इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। बात यहां तक बच्चों समझ में आई या नहीं आई? हालांकि ये इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले भी लिखी थी, आपको ध्यान हो तो। भाई किसी एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन ए एक्स माइनस एक्स वन बी बाई माइनस बाई वन सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो आई थी कि नहीं? सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने 3D स्टार्ट करी थी प्लेन, तो सबसे पहले ये तो था एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। अब इन्हीं को पॉइंट बी और सी से पास करा दो, तो ऐसा करके यहाँ पे ए बी सी में 2 इक्वेशन आएंगी, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। उस ए बी सी को यहाँ उठा कर रख दीजिएगा तो आपको 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो। क्लियर है? करिए नोट। एक प्रॉब्लम हम इस पे करते हैं। चलिए भाई देखिएगा जल्दी से। यस, जो भी हमने पढ़ा है उस पे बेस प्रॉब्लम। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 5 एंड 5 3 माइनस 3। यानी कि हमें इन 3 पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। सॉरी इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है, वो भी किसमें बतानी है? वेक्टर फॉर्म में बतानी है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए साहब देखिए, r माइनस आर वन डॉट r2 माइनस आर वन क्रॉस r3 माइनस आर वन इक्वल टू जीरो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की। तो चलिए r1 ये हो गया, r2 ये हो गया और r3 आपका ये हो गया। ये 3 पॉइंट थे, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब आइए
R3 minus R1 this minus this, R2 minus R1 this minus this, इनकी ये वैल्यू निकाल दी। अब R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1 निकालना मुझे, I J K, जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा, -4 -8 8 3 -2 0। ठीक, अब इनकी जानते ही हो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम डिटरमिनेंट फॉर्म से। ये बच्चों सिंप्लीफाई कर लेना आप, सिंप्लीफाई करके आएगा 16i + 24j + 32k। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में रखिए, r माइनस r1 डॉट इक्वल टू 0। इसे क्या करूंगा मैं, r डॉट दिस ये माइनस r1 डॉट दिस इक्वल टू 0। तो ये r डॉट दिस ये उधर जाके इक्वल हो जाएगा, r1 की वैल्यू रख दी, डॉट ये आपका साथ में है ही, तो r डॉट दिस इज इक्वल टू, क्रॉस में इनको डॉट मल्टीप्लाई करिए, 60 इंटू 2 32, 24 इंटू 5 120 और -3 इंटू 32 -96। तो ये क्या आया, r डॉट 69 + 24j + 32k इक्वल टू 56। जल्दी बोलो बच्चों, यहां से क्या आ गया, ये इसको 8 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो r डॉट 2i + 3j + 4k इक्वल टू 7। ये हमारी वो प्लेन की इक्वेशन आ गई है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, और किस फॉर्म में आई है, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में तो डायरेक्ट मैंने आपको बता ही रखा है, पहले पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिख दो और उसको सेकंड और थर्ड पॉइंट से पास करा देना। ABC में आपको 3 इक्वेशन आएंगी, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ABC का रेशियो निकाल के उस इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिएगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच एंगल। पहला प्लेन है बच्चों r डॉट n1 इक्वल टू q1, दूसरा है r डॉट n2 इक्वल टू q2। मान लीजिए पहला प्लेन हमने ये बनाया और दूसरा प्लेन ये बनाया। तो देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन दियर प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल। आप ऐसा समझ लो, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ठीक, इन दोनों प्लेन के बीच एंगल निकालना मुझे। तो एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर है भाई, एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया, तो जो इन प्लेन के बीच एंगल होगा, साफ सी बात है, वही उनके नॉर्मल के बीच एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है? तो सिंपल, cos थीटा इक्वल टू, भाई पहला प्लेन n1 के परपेंडिकुलर है, दूसरा प्लेन n2 के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच एंगल बिटवीन n1 एंड n2 क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 ओवर मॉड n1 मॉड n2। एंगल बिटवीन 2 प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल। तो आइए साहब, अब यहाँ पे कंडीशन, अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, उनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा, और cos 90 क्या होगा बच्चों, 0। तो n1 डॉट n2 शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर 2 प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, उनके बीच एंगल 0 होगा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो 2 प्लेन आपस में पैरेलल हुए, तो दोनों पैरेलल हुए, इसका मतलब एक के डायरेक्शन रेशियो दूसरे के डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2। क्लियर है? अब आइए कार्टेशियन फॉर्म में अगर एंगल लेना तो मुझे क्या है कार्टेशियन फॉर्म, a1x + b1y + c1z + d1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x + b2y + c2z + d2 इक्वल टू 0। तो भाई n1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे a1i b1j c1k, भाई n1 के यानी कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, दूसरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a2i + b2j + c2k। n1 n2 उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, हाँ ठीक। अब मॉड n1 क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर का अंडर रूट, n2 क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों का डॉट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ओवर अंडर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर सिग्मा a2 स्क्वायर। बोलो बच्चों, फिर यहाँ पे कंडीशन आई अगेन,
अगर ये दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनके बीच एंगल जीरो, सॉरी उनके बीच एंगल 90 डिग्री और cos 90 जीरो, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। और दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा और cos जीरो जो है वो 1 होता है, यानी कि दोनों के जो डायरेक्शनल रेशियो हैं प्लेन के नॉर्मल के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मीन्स A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C। बोलो बच्चों, तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि दो प्लेन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल। चलिए इस पे बेस प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ हम लोग, नोट करिएगा इसको। चलिए बच्चों देखिए, ये जो अभी हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन पढ़ा है इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम देखिएगा। यस, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 8। ये प्लेन है बच्चों r डॉट n1 इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू q2। तो एंगल क्या होगा साहब इनके बीच, cos थीटा n1 डॉट n2 ओवर मॉड n1 मॉड n2। अब यहाँ n1 क्या है बच्चों, i प्लस j प्लस 2k, n2 क्या है 2i माइनस j प्लस k। तो यहाँ से n1 डॉट n2 मुझे जरूरत पड़ेगी, निकाल लीजिए इधर ही, ये सिंप्लीफाई करके 3 आया, मॉड n1 रूट 6 आया, मॉड n2 रूट 6 आया, इनको उठा के यहाँ रखिए। तो cos थीटा कितना हो गया बच्चों, ये n1 डॉट n2 कितना आया था 3, n1 मॉड रूट 6, ये रूट 6, तो 3 ओवर 6 यानी कि 1/2। और 1/2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, cos 60 डिग्री की, π/3 की। तो एंगल कितना हो गया हमारा π/3 रेडियन। ठीक है, अब अगेन दूसरी प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 18 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दो प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म है बच्चों। तो चलिए ये प्लेन पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पहले प्लेन में a1 b1 c1 2 माइनस 4 3, दूसरे में a2 b2 c2, ये सब जानते हो ना क्या होते हैं ये, इन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जिसे कहते हैं हम। तो ये हो गया 1 2 एंड लैम्डा। अब चूंकि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके यहां से लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई जो आपसे पूछी गई। क्लियर है। अगर आपको यहां थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखानी है, अपने आप को ये वाकई शो करना है कि यस आप बाकी से डिफरेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको दो प्लेन दिए थे कार्टेशियन फॉर्म में, इस ढंग से कर सकते हो। यानी कि cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर मॉड a1 स्क्वायर मॉड a2 स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो, अंडर रूट का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर जानते हैं आप। चलिए अब लिखेंगे यहाँ, सिंस प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जल्दी बोलो, सो थीटा इज 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखिए, लिखिए यहाँ पे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो cos 90 इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर अंडर रूट दिस। बात समझ में आई या नहीं आई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट cos 90 0, तो 0 इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आप उठा के अब रखिएगा फॉर्मूले, यानी कि जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दी थी आप इसको डायरेक्ट ना रख के आप इसको इतना काम और कर सकते हो अगर आपके पास समय है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो पेपर छूट गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा 3 घंटे में, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, कंपटीशन लेवल से, तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए। और इवन वहां क्या अंतर पढ़ना, आप पड़ोसी से पूछ के लिखिए। कंप्यूटर को तो आपका आंसर करेक्ट और रॉन्ग 2 में से 1 चाहिए, वहां वो मेथड नहीं पूछेगा, बट एकेडमिक लेवल पे आपसे पूछेगा। अगर आप ऐसे करके उसको दिखा देते हो बच्चों तो
और आपकी स्मार्टनेस इसमें शो हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? यानी कि बाकी से आप डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं आज का जो हमने ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बच्चों, ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आए होंगे। क्लियर है? तो आप इनको बढ़िया से कर लीजिए। इसमें बेस प्रॉब्लम जितनी भी हैं, जो आगे के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा दूंगा। क्लियर है बच्चों? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।